नमस्कार दोस्तों। हम लोग टेस्ट सीरीज का एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। आज हमारा दूसरा टेस्ट सीरीज का एक्सप्लेनेशन है। आप लोग इन टेस्टों को कर चुके होंगे और विस्तृत रूप से एक्सप्लेनेशन देख चुके होंगे। इस वीडियो लेक्चर बनाने का उद्देश्य यही है कि आप इसे क्विक रिवीजन कर लें और इस पूरे टेस्ट पर अपनी एक मजबूत पकड़ बना सकें। आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता इसलिए नहीं कि आपके कठिन प्रश्न गलत हो गए। आपका क्वालिफाई इसलिए नहीं होता क्योंकि आपके सरल प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो सरल प्रश्न गलत ना हो एग्ज़ाम हॉल में, उसका केवल एक तरीका है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकें। आपने ये टेस्ट सीरीज कर ली होगी, एक्सप्लेनेशन भी देख लिया होगा, लेकिन वीडियो में इसमें बहुत तेज़ी से हम चीज़ों को बताते हुए चलेंगे और आपको एक बार रिकॉल हो जाएगा सब जो टेस्ट आपने किया हुआ है। इससे क्या होगा कि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा, आपने एक्सप्लेनेशन देखा होगा कितना बेहतरीन बनाया गया है। तो अगर आपने एक्सप्लेनेशन अच्छे से अध्ययन कर लिया और प्रश्न देख लिया, इससे प्रश्न अगर आता है, संभावना तो ऐसे ही रहेगी, इस हिसाब से बनाया गया है कि आपका उस समय न गलत हो और जिस समय आप ये इस पर अपना पकड़ बना देंगे, निश्चित रूप से आपके प्रश्न अच्छे खासे अटैम्प्ट होकर आएंगे। ठीक है, बहुत समय नहीं व्यतीत करते हैं। आप बस ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आप अधिक से अधिक इसका अपना रिवीजन कर सकें। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा कि नंदा देवी चोटी किस भाग में है हिमालय के? असम, कुमायूं, नेपाल या पंजाब? तो आप देख रहे हैं ये कहाँ है, कुमायूं हिमालय। ये 4 भागों में हिमालय बटा हुआ है, ये आप जानते हैं। अगर हम नदियों की बात करें तो नदियों के द्वारा भी हिमालय को 4 भागों में बटा गया है। ठीक है, सबसे पहले पंजाब हिमालय है। पंजाब हिमालय अगर आप देखेंगे तो यह सिंधु और सतलज नदी के मध्य है। लिख लीजिएगा, इसमें नहीं है, अलग से बता रहे हैं। सिंधु के बाद अगर पंजाब हिमालय के बाद आप आएंगे तो कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय कहाँ है? सतलज नदी और काली नदी के मध्य है। ठीक है, फिर क्या है? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय आपका काली और तीस्ता नदी के मध्य है। ठीक है, कई एग्जाम में पूछा गया है। फिर अंतिम में असम हिमालय आता है। यह तीस्ता नदी और दिहांग नदी, ये तीस्ता नदी और दिहांग नदी के मध्य में है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पर्वत श्रेणियाँ हैं, उनका सही क्रम आपको सुसज्जित करना है। महादेव पहाड़ी है, सह्याद्री पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। इनका कालक्रम है 1 2 3 2 1 3 1 3 2 या 2 3 1। तो इस प्रश्न का आप लोग उत्तर देखिए। इसका जो सही उत्तर ऑप्शन सी है। ठीक है, आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है। सबसे उत्तर में क्या है? महादेव पहाड़ी है, फिर सतपुड़ा श्रेणी है, फिर सह्याद्री पर्वत। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि पश्चिम तेजी से उड़ जा रहा है, जिसमें आप देख ले रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने से अपनी ईमानदारी बरतिए। इसमें से कौन से कथन सही नहीं है? पश्चिम घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिम घाटों में अनायमुड़ी जो है सबसे ऊंची चोटी है। तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, या नर्मदा तथा ताप्ती घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही है सही नहीं है वह आपका ऑप्शन है पश्चिम घाट उत्तरी क्षेत्र। ये देखिए एक्सप्लेनेशन है कि पश्चिमी घाट दक्षिण में अधिक ऊंचा है। नर्मदा और ताप्ती इस घाट की रिफ्ट घाटी में बहने वाली 2 प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। आप देख रहे होंगे ये हमारा पश्चिमी शिला है, तो यहीं से नर्मदा, फिर पर्वत, फिर ताप्ती, फिर विंध्य पर्वत। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में बहती। अगला है हमारा कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम आपको लगाना है। नल्लामलाई पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी है, जवादी पहाड़ी है, अन्नामलाई पहाड़ी है। उत्तर से दक्षिण सबसे उत्तर कौन है इन चारों में, यही आपको देखना है और यही आपको मिलाना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी। सबसे उत्तर में क्या है? नल्लामलाई है, फिर क्या है? जवादी है, फिर क्या है? नीलगिरी है, फिर सबसे किनारे क्या है? अन्नामलाई। अगर आप देखेंगे तो अन्नामलाई और नीलगिरी से ही आप पकड़ सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट, यह कई एग्जाम में पूछा गया है कि जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? अन्नामलाई है, कार्डमम पहाड़ी, कामम नहीं, कार्डमम पहाड़ी, नीलगिरी या सेवराय? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पूर्वी और पश्चिम घाट के जंक्शन पर स्थित सह्याद्री पर्वत है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2800, 2880 व 2990 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित
कथन पर विचार करना है। विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्वत मरुस्थल, और भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तरी पूर्वी से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। पूर्वी हिमालय की बात हो रही है। इसमें से कौन से सही हैं? केवल एक सही है, दो सही है, या दोनों सही है, या एक में इनमें से कोई नहीं सही है। तो अब जान रहे हैं कि कौन से सही है। तो उत्तर पूर्व से अधिक वर्षा नहीं, दक्षिण पश्चिम से होता है। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि ये दिया भी है कि विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ही पाए जाते हैं। कथन एक सही है। और भारत में पूर्वी हिमालय दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। यह क्विक रिवीजन है, याद रखिएगा। तेज़ी से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप इसे पढ़ चुके हैं और तेज़ी से बस इस पर आपकी पकड़ बन जाए बस। नीलगिरी में से छोटी पहाड़ियों का वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक भाग है? पूर्वी घाट का है, पश्चिमी घाट का है, कार्डमम पहाड़ी का है, या नीलगिरी पहाड़ी का है? ठीक है, तो यह किसका है वालाकोंडा समूह? पूर्वी घाट का, ऑप्शन ए। आइए व्याख्या देख लेते हैं। वेलिकोंडा पहाड़ी एक कम ऊंचाई वाला पर्वत श्रृंखला होती है जो कि पूर्वी घाट पर्वत प्रणाली का भाग है। वेलिकोंडा रेंज कहाँ है? आंध्र प्रदेश राज्य। देखिए एडिशनल जानकारी कि दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत अवशिष्ट पहाड़ियों वाला क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय भारत आप जान रहे हैं। अब दर्रे दिए गए हैं, उसी का मिलान करना है आपको कि कौन कहाँ है दर्रा। भारतीय दर्रे, ठीक है। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, लिपुलेख उत्तराखंड में है, माना दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, तुजू दर्रा सिक्किम में है, या जलेबा दर्रा सिक्किम में है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन से सही कूट है? 1 2 3 2 3 4, 1 2 5, या 3 4 5। ठीक है, तो बुर्जिल दर्रा कहाँ पर है? लिपुलेख उत्तराखंड में है, सही है। बुर्जिल जम्मू कश्मीर में है, सही है। और तुजू दर्रा सिक्किम में नहीं है, जलेबा सिक्किम में है, यानी ऑप्शन सी। आइए व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि माना दर्रा उत्तराखंड में, तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। सीपलिका और रोहतांग और बाड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश तथा नाथुला जलेबा सिक्किम में है। ठीक है, तो बड़ा किला हिमाचल प्रदेश की एक ट्रिक है कि रोहित का बड़ा किला, यानी रोहतांग, बाड़ा लाचा, सीप किला, ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, ट्रिक से याद रखिएगा। इलायची पर्वत के संबंध में विचार करना है। यह प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में अवस्थित है। यह नीच तथा शिष्ट चट्टानों से बनी है। इसमें से कौन सा सही है, यही पूछा गया है आपसे। 1 2, एक या दोनों, या एक न तो एक न तो दो। तो ये जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में नहीं है, दक्षिण में है। इलायची पर्वत सबसे किनारे है ना, तो पहला गलत होगा इसमें, दूसरा सही होगा, अर्थात केवल बी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इलायची या कार्डमम पहाड़ी प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण भाग में अवस्थित है, अतः कथन एक गलत है। निज तथा से चट्टानों से निर्मित है, यह सही है। ठीक है, कुल्लू घाटी, एक तो ये स्क्रॉल हो जा रहा है ज़्यादा तेज़ी से, आप ईमानदारी बरतिए रहिए, बस एक क्विक रिवीजन के लिए है। कुल्लू घाटी इसकी पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी कहाँ है? लद्दाख और पीर पंजाल, निचला हिमालय और शिवालिक, धौलाधार और पीर पंजाल, रणज्योति और नंगा पर्वत। तो कुल्लू घाटी कहाँ है? धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य। व्याख्या देख लेते हैं। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के मध्य हिमालय के धौलाधार एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है, और यह विस्तृत खुली घाटी है जो मनाली और लारजी के मध्य व्यास नदी द्वारा रचित है। यह घाटी अपने मंदिर, अपनी सुंदरता तथा पाइन, देवदार और सेब बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। पाल घाट की बात है, निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? सिक्किम और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात, केरल और तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो यह घाट किसको जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि पाल घाट दर्रा पश्चिमी घाट में तमिलनाडु के कोयम्बटूर तथा केरल के पलक्कड़ को जोड़ता है। और दो घाट है, भोर घाट, थार घाट, ये सब आप जान ही रहे हैं। और इसकी औसतन ऊंचाई 140 मीटर तथा चौड़ाई 24 से 30 किलोमीटर है। यह दर्रा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच है। थार घाट और भोर घाट जो आप वो देखेंगे वो महाराष्ट्र से कहीं एक मुंबई से पुणे को जोड़ता है, उससे संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आप जानते हैं कि गाइंडुस आइस्टीन एक क्या दर्रा है, शिखर है, टेलीस्कोप, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, यह एक शिखर है, काराकोरम श्रेणी में है। ठीक है, ये है भी आपका भारत की सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम श्रृंखला में है, और विश्व में यह दूसरा स्थान होने के कारण से क्या कहते हैं? K2। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट, आप जानते ही हैं, एशिया में ही है।
और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। वर्तमान में यह पाक अधिकृत कश्मीर में है। कौन? केटू गांस्टीन। ठीक है। कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली, कुन्नुल, काराकोरम, हिंदुकुश। तो ये भी सिंपल प्रश्न है। अरावली अपना प्रायद्वीपीय क्षेत्र देख ही रहे हैं, सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला। अरावली हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। यह भारत का सबसे क्या है? प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है, अपलेशियन श्रेणी कह सकते हैं। दिल्ली से गुजरात तक इसकी लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। और इसका लगभग 80% विस्तार कहाँ है? राजस्थान में। अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। यह महत्वपूर्ण है कि इसका जो सर्वोच्च चोटी है कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट, गुरुमुख शिखर। तो एक्सप्लेनेशन में आप जरूर देखें करिए, इससे बहुत अच्छे प्रश्न आपको निकल के आते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा कैसी होती है सामान्यतः? तलावचन द्वारा, तल्लोचन द्वारा, स्वस्थानीय अपक्षय द्वारा या अपर्दन द्वारा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, तलोचन द्वारा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तलोचन क्रिया यह क्या होती है कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि नदियों द्वारा मिट्टियों को बहाकर ले जाया जाता है और उसे मैदान में बिखेर दिया जाता है। उत्तरी भारत के मैदानों की मिट्टियों का निर्माण हिमालयी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से बना है और यह मैदान उपजाऊ है। आपने देखा होगा भाबर, खादर, तराई और तराई, ये सब कई प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। भाबर क्या होती हैं? नवीन मिट्टियाँ होती हैं, सॉरी। खादर क्या है? पुरानी। ठीक है। आइए देख लेते हैं कि भारत में अगले प्रश्न है कि पर्वत प्राचीनतम, अभी ऊपर ही देखे थे तो इसमें बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरावली, ऑप्शन बी। अरावली पर्वत श्रृंखला की तुलना में एरिया के अपलेशियन पर्वत, ये हमने ऊपर चर्चा कर ही दी। पश्चिमी राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है, गुरुमुख शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अभी ऊपर हमने इसको देख भी लिया है, तो जो देख लिया गया है उसको तेज़ी से चलेंगे। केवल क्विक रिवीजन है आपका, याद रखिएगा आपका पकड़ बनाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील में जल की लवणता अधिकतम है? कई एग्जामों में डायरेक्ट पूछा गया है। डल झील, चिल्का झील, वूलर झील या सांबर झील? तो ये इसका जो सबसे सही उत्तर है सांबर झील, ऑप्शन डी। चिल्का झील उड़ीसा में है, आप जान है। वूलर जम्मू कश्मीर में है। डल भी जम्मू कश्मीर में है। आइए देख लेते हैं। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में अगर देखेंगे आप तो मीठे पानी की झीलें पाई जाती हैं। भारत का राजस्थान राज्य में जयपुर नगर के समीप यह लवणजर खारे पानी की झील है। इसमें 3 नदियाँ आकर गिरती हैं। इस झील में बड़े पैमाने का नमक का उत्पादन किया जाता है। अरावली के शिष्ट और नाइस गतों के भरा हुआ गाद ही नमक का स्रोत होता है। आपने देखा था कि अरावली कहाँ से है? राजस्थान से दिल्ली तक है, रायसोना जिला तक। सोडियम यौगिक वर्षा जल में घुल कर नदियों तथा झीलों में पहुँचता है। जल के वाष्पन के पश्चात झील में नमक के रूप में। अब कितने राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की सीमाएं जुड़ी हैं? 3, 4, 5 और 6। ये मध्य प्रदेश उपसल है, फिर भी आ गया तो देख सकते हैं 5 राज्य इसमें बता रहा है। 5 राज्य जुड़ा हुआ है। और वो राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी हिमालय श्रेणियाँ। उपरोक्त में से कौन सा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है? यही बताते चलते हैं कि पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, यानी 1 और 3। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। अरावली पर्वत आपने देखा। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी हिमालय श्रेणियाँ वन आच्छादित है, फलतः जैव विविधता यहाँ क्या है? अधिक। ठीक है। कश्मीर क्षेत्र में निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। केवल कश्मीर की बात कर रहा है। श्रीनगर, गिलगित, कारगिल या बनिहाल? कौन सा उत्तर से दक्षिण सही क्रम में है? इसी को सजाना है आपको। श्रीनगर, गिलगित, कारगिल, बनिहाल। ठीक है। तो गिलगित क्या है? सबसे उत्तर में रहेगा। फिर क्या आएगा? कारगिल आएगा। फिर क्या आएगा? श्रीनगर आएगा। और सबसे दक्षिण में बनिहाल दर्रा, आप जान ही रहे हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि विंध्य शैल निकाय किनके उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है? विंध्य शैल की रत्न तथा भवन निर्माण सामग्री, लौह अयस्क तथा मैगजीन, बॉक्साइट तथा अभ्रक, तांबा और यूरेनियम। तो ऑप्शन ए इसका सही है। भवन निर्माण में इसका बहुत प्रयोग होता है। ठीक है। लौह अयस्क मैगजीन जानते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में कर्नाटक में लौह अयस्क के लिए मशहूर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संकरी खाड़िया क्रिक में कौन से गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? कौन सा गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? कोरी क्रिक, गुदई क्रिक, कछार क्रिक या सर क्रिक? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, कछार क्रिक। इससे गुजरात से संबंधित नहीं है। आगे पढ़ते हैं कि कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? चीन, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान। तो आप जानते हैं सबसे लंबी सीमा कौन साझा करता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, ठीक है, असम, ये सब चीज़, ये 5 कुल आए देख लेते हैं।
सबसे लंबी सीमा साझा करता है कितने किलोमीटर? 40,096 किलोमीटर की सीमा भारत से स्पर्श करती है। भारत के बाद सबसे ज़्यादा चीन आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ करता है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान की सीमा भारत से साझा करता है। तो अब बहुत लंबा होगा, इसी में अगर बताएं तो 15 मिनट बता सकते हैं, लेकिन यह आपको क्विक रिवीजन है, इसलिए बहुत बस प्रश्न और एक्सप्लेनेशन आपको बताते चलेंगे जिससे आपका क्विक रिवीजन हो सके अच्छे से, और आप इसे देखिएगा ज़रूर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है, वही बताना है आपको। कि घाघरा के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है। नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है। निजाम सागर माजरा नदी पर स्थित है। पेन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है। तो नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, निजाम माजरा नदी पर स्थित है, पेन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए इसका सही है, यानी सत्य नहीं है, ये पूछा था। इंदिरा गांधी नहर सुल्तानपुर के सतलज नदी पर बने हैरी के बैराज से निकाली गई है, परंतु घग्गर नदी सरस्वती की सहायक नदी है, जो कहाँ में लुप्त होती है? थार मरुस्थल में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या थार मरुस्थल में है एशिया में। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम, जो पूर्वी घाट पर गिरती हैं यानी बंगाल खाड़ी में, उनका उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछा है। स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावरी और वैगई। तो आप वैगई से ही पकड़ सकते हैं, आप मिलाइए, आप देखेंगे स्वर्ण रेखा सबसे पहला स्वर्ण रेखा ही होगा, तो इसमें केवल 2 में है और वैगई लास्ट में होगा। ऑप्शन यही सही होगा इसका। ठीक है, केवल एक ऑप्शन अगर आपको नदियों के बारे में है तो आप सही कर सकते हैं। ठीक है, स्वर्ण रेखा हो गई, महानदी, गोदावरी आपने देख लिया महाराष्ट्र से, कृष्णा देख लिया आंध्रा हो गई, पेन्नार, कावेरी कर्नाटक से उधर जा रही है, वैगई लास्ट में सबसे। ठीक है, तो अगर आप स्वर्ण रेखा वैगई के ही लोकेशन जानेंगे तो भी यह आपका सही है। अब लंबाई पूछ रहा है कि गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? सबसे बड़ा सबसे छोटा, गोदावरी, फिर नर्मदा, फिर ताप्ती, तब महानदी। ऑप्शन बी इसका सही है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नदियों का लंबाई के अनुसार घटनाक्रम, गोदावरी कितनी है? 1465। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और क्या नाम है, नासिक में कुंभ लगता है। नर्मदा आप जान ही रहे हैं, गुजरात, महानदी उड़ीसा, तापी नदी भी उधर से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में किसके निकटतम है? भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो ऑप्शन बी जयपुर के नज़दीक है। ये 1 लाइनेड क्वेश्चन है, तो इसको तेज़ी से पढ़ते हुए चलेंगे, आप लोग कर ही चुके होंगे अच्छे से। कौन सा इसमें सही नहीं है, यही पूछा है। ऐसी झाड़ियाँ जिनका अग्रभाग संकीर्ण तथा पिछला भाग चौड़ा होता है, उच्च ज्वार आते हैं। जब कोई खाड़ी खुले सागर में संकीर्ण चरण द्वारा जुड़ी होती है, तब वह क्या होती है? ज्वारीय धाराएं होती हैं। जब ज्वार किसी नदी की संकीर्ण तथा उथली ज्वारमुख में प्रवेश करती है तो ज्वारीय भित्ति बनाती है। हुगली नदी के मुख पर उसकी ज्वारीय प्रकृति कोलकाता बंदरगाह के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का उत्तर ए सही है। ठीक है, कि जिस घाड़ी का अग्रभाग संकीर्ण और पिछला भाग छोटा होता है, वहाँ क्या होता है? उच्च ज्वार नहीं, निम्न ज्वार में बनता है। ठीक है, जबकि अग्रभाग चौड़ा और पिछला भाग संकीर्ण होता है, तब उच्च ज्वार, जस्ट उल्टा। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्नलिखित हिमालय नदियों में कौन सी नदी हिमालय के उस पार से नहीं निकलती है? सिंधु, सतलज, गंगा या ब्रह्मपुत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, गंगा नदी उस पार से नहीं। एक यहाँ सतोपत जगह है तिब्बत के पास, वहीं से सारी नदियाँ निकलती हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, और अलग अलग निकल के जाती है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत होते हुए भारत में प्रवेश करती है। अब उस पर बात करेंगे तो काफ़ी लंबा होगा। गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? हिमालय के उस पार से नहीं है। ये मतलब उस पार इन द सेंस उत्तर दक्षिण, ये गलत प्रिंटेड हो गया। देवभूमि उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री के नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। और गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो कुमाऊं से हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। अगला है कि अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग बनता है? भागीरथी, मंदाकिनी, नंदाकिनी या धौलीगंगा। ठीक है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ बनती है वहाँ क्या होता है? रुद्रप्रयाग। इसका एक ट्रिक समझिएगा कि कर्ण पिंड से पैदा हुए थे, जानते हैं, कुंती जी उन्हें हटा दी थी। तो अगर अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है तो कर्ण प्रयाग बनता है। और अलकनंदा कृष्ण जी धौले कलर के होते हैं, धवल कलर है उनका, तो अगर अलकनंदा और धौलीगंगा होगी तो विष्णु प्रयाग होगी। अलकनंदा और भागीरथी होगी तो आप जान ही रहे हैं कि देवप्रयाग होगा। और अलकनंदा और मंदाकिनी नदी अगर बनती है तो रुद्रप्रयाग। ठीक है,
तो ये ट्रिक अगर आपके दिमाग में समझ में आएगी तो आप चारों ये जो हैं वो कभी गलत नहीं होंगे। अलकनंदा मंदाकिनी पर क्या है? रुद्रप्रयाग। ये अलकनंदा की सहायक नदी है, उत्तराखंड राज्य में है, केदारनाथ के निकट है। तो हमने आपको चारों बता दिया, आप एक बार रिवाइज करके देखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, ट्रिक याद रखिएगा। नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, गोदावरी, इंद्रावती, गंगा, पेनगंगा, कृष्णा, भीमा, लूनी, सुकरी। अगर ध्यान से भी देखा होगा तो ऊपर आपने नहीं देखा कि गोदावरी की सहायक नदी क्या थी, वेनगंगा या पेनगंगा। तो ऑप्शन भी गलत है, गंगा की पेनगंगा नहीं, यमुना है, कोसी है, गंडक है, घाघरा है, ये सब गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, भारत में बहने वाली गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ये अभी आपने ऊपर देखा है। अगला है आपका कि कौन सा एक स्थान गंगा नदी के किनारे पर स्थित अवस्थित नहीं है? उत्तरकाशी, कानपुर, फतेहपुर, भागलपुर। तो गंगा नदी किनारे कौन सा नहीं है? फतेहपुर। तो फतेहपुर किसके है? यमुना नदी के किनारे बसा है, आप जान ही रहे हैं। ठीक है, आगरा, फतेहपुर, ये सब किसके किनारे हैं? यमुना नदी के किनारे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण, पूरी नदियों का पोस्टमार्टम आप देख रहे हैं, बार बार अब रिपीट भी हो रहे हैं। उत्तर से दक्षिण कौन सी है? गोदावरी, पेन्नार, कावेरी, पेरियार। पेरियार आप देख रहे हैं कहाँ है सबसे दक्षिण? केरल, कावेरी कर्नाटक, पेन्नार अब ये रिपीटेड है और ये पूरा रिपीटेड है। ठीक है, ये सब सही है क्या ऑप्शन दिए हैं, सब सही है, हाँ, क्योंकि ये प्रिंटेड गलत हो गया है। अगला है कि भारत में पूर्वी प्रवाही नदी तंत्रों के लिए डेल्टा आम है, सही है यह, जबकि वे पश्चिमी घाट पर लगभग अविद्यमान है, क्योंकि पश्चिमी प्रवाह नदियाँ कुछ ही हैं, जल आयतन में अपेक्षाकृत कम है, न्यून वाहगाद ले जाती हैं, शुष्क क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं, पश्चिमी घाटों में अधिकांश उत्पन्न होती हैं, उनका सागर जल के पहुंचने के लिए छोटा मार्ग होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है कि जल का जो उनका आयतन है वह कम होता है और वाहगाद से ले जाती है। पूर्वी प्रवाही नदियाँ मैदानी भागों से होकर गुजरती हैं, जो बड़ी मात्रा में गाद प्रवाहित करती हैं, और इसी गादी की वजह से क्या होता है? डेल्टाओं का निर्माण होता है। लेकिन पश्चिम प्रवाह की नदियाँ क्या होती हैं? शुष्क होती हैं, वर्ष भर यहाँ नदियाँ नहीं बहती हैं, बारिश के मौसम में ही सक्रिय होती हैं। नर्मदा घाटी की अभिलाक्षण विशेषता क्या है? ज्वालामुखी उद्गम, संरचनात्मक उद्गम, हिमानी उद्गम या वारुण। आप नर्मदा से देख सकते हैं, हिमानी ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, ज्वालामुखी से है नहीं, वायु द्वारा बनी नहीं है, संरचनात्मक है यह। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है, आप जानते ही हैं, भ्रंश घाटी में बहती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत की मात्र दो नदियाँ नर्मदा और ताप्ती पश्चिमी प्रवाह की दो नदियाँ हैं, वे अरब सागर में गिरती हैं। बैतरणी, काली, शरावती, पेरियार तटीय नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब इसमें कौन से सही है यही देखना है, एक दो या एक में से कोई नहीं। तो ये अब जान रहे हैं कि पेरियार नदियाँ वगैरह कहाँ गिरती हैं, उत्तर तो इसमें ना तो एक डी सही है, मतलब दोनों गलत है। पश्चिम प्रवाही नदियाँ पश्चिम में प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती हैं, जिनमें प्रमुख नदियाँ कौन सी है? एक सेकंड, थोड़ा ये प्रश्न देखना पड़ेगा ठीक से। पश्चिम प्रवाह की दो नदियाँ अरब सागर, ये पहला इसका सही है। ठीक है, दूसरा ये ऑप्शन, इस प्रश्न का ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो ये गलत है, इसमें गलत दिया है, ए होगा। पश्चिमी प्रवाही नदियाँ नर्मदा ताप्ती है ही, अरब सागर में गिरती हैं, और जो दी हैं वो भी कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। ये आप एक्सप्लेनेशन देखकर सही कर सकते हैं। ठीक है, तो मिस प्रिंट को आप भी सुधार सकते हैं इतना। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? ब्रह्मपुत्र अभी हमने बात की, चीन, बांग्लादेश, भारत या नेपाल। तो आप जानते हैं नेपाल कहाँ घिरा हुआ है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, इन सबसे घिरा हुआ क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश से। तो यहाँ नेपाल में नहीं बहेगी, ऑप्शन डी ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। दक्षिण में मानसरोवर के निकट चोमांग युगदुंग, यही नाम मुझसे नहीं याद आ रहा था, तो यहीं से यह निकली है, और तिब्बत, भारत, बांग्लादेश में 2900 किलोमीटर की लंबाई में यह बहती है। ठीक है, अगला एक, भारत में से कौन सी नदी घाटी गहन अवर्णिका प्रदन करती है? मशहूर है चंबल के डाकू, ये आपको ऑप्शन देने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी चंबल। चंबल नदी घाटी जो है अवर्णिका अपर्दन से प्रभावित है। यहाँ बृहद पैमाने पर मृदा का अपर्दन अवनलिका अपर्दन द्वारा होता है, बड़े बड़े गार्ज बन जाते हैं, गड्ढे, ये देखिए लिखा हुआ है, और इसी पे डाकू क्या करते थे? अटैक करके चोरी किया करते थे, डाकुओं का अड्डा बन गया था। अब कथन दिया गया है कि दक्षिण भारत में उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती जाती है, और उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। ये कथन है, आपको इसमें सही करना है कौन से सही है। एक सही है, दो सही है, एक और दो, या एक और तीन, दो में से नहीं। तो इसमें जो सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन सी, दोनों सही है। तो आइए इसको
अब ये इसमें देख सकते हैं कि दक्षिण में पहले केरल में आती है, लेकिन धीरे धीरे आती है उसका वायु की वजन हल्की हो जाती है, फिर वह लू के रूप में बाहर हो जाती है। और उधर जब आप पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर आएंगे फिर भी हवाएं हल्की हो जाती हैं। फिर राजस्थान में जो आप देखेंगे बारिश वो पश्चिमी विक्षोभ से होगा। ठीक है। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है, बेहतरीन प्रश्न है। कंचनगंगा, नंदा देवी, नेवला वैली नेशनल पार्क या नामदफा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह दफा कर दो जिसे, नामदफा, उसमें सभी ये सब पाई जाती हैं। ठीक है। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ये भी याद रखिए। नंदा देवी उत्तराखंड में है। कंचनगंगा सिक्किम में है, जान ही रहे हैं। तो ये 1983 में हुई थी। इस उद्यान में क्या होता है कि उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं कहलाती हैं। ज़्यादा ही डिग्री बता दिया। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु सहतिया पछुआ हवाओं के भाग हैं। कौन से सही हैं? 1, 2, दोनों या 1 और 2 में से कोई एक। तो अब ये गलत नहीं होना चाहिए अगर इसके पहले आपने एक्सप्लेनेशन देखा होगा। तो एक गलत है, इसमें 2 ही सही है, अर्थात ऑप्शन बी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि पछुआ पवनें कहाँ बहती हैं। पछुआ हवाएं दोनों गोलार्ध में 30 से 60 अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ही आप छांट सकते थे इसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की मानसून जलवायु से संबंधित नहीं है? एल नीनो, ये विपरीत, ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, ये गलत होना ही नहीं चाहिए, इसके पहले भी ये चीज़ें हुई थी। तो ये प्रश्न देखते ही मान आपको आ जाना चाहिए कि एल नीनो अस्थायी उष्ण धाराएं, पिछले भी टेस्ट में यह था। ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं कि भारत में वर्षा के बारे में फिर से बात की जा रही है। वर्षा के बारे में इतना बार ये क्वेश्चन है कि आप लोग अगर इसे कर ले रहे हैं तो आप गलत नहीं होने चाहिए भाई साहब। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है और दक्षिण भारत में वर्षा पूर्वी घाटों से दूर घटती जाती है। 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही है, या 1 और 2 में से कोई नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी ही है। दोनों सही है। सबसे अधिक कहाँ होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, और पूर्वी घाट से पीछे घटती जाती है। ठीक है। ये देखिए, भारत में मानसून हिंद महासागर व अरब सागर की ओर से हिमालय की ओर आने वाली हवाओं पर निर्भर करता है। जब हवाएं भारत में दक्षिण पश्चिमी तट पर पश्चिम घाट से टकराती हैं तो भारत के आसपास देशों में क्या होती हैं? भारी वर्षा होती है। यह हवाएं दक्षिणी एशिया में जून से सितंबर तक सक्रिय रहती है। आप देख रहे हैं हिमालय का कितने बृहद रूप से टेस्ट में हर प्रश्न पूछे गए। नदियों के बारे में पूछा जा रहा है, अब मानसून के बारे में भी पूछा जा रहा है। अब अगर आप ध्यान से इसे रिवीजन करेंगे तो प्रश्न इससे आने वाले गलत हो ही नहीं सकते। आप ज़रूर इन सब चीज़ों पर अध्ययन करिए। फिर से मानसून से कि भारतीय मानसून ऋतु के दौरान क्या होती है? भारतीय क्षेत्र में पश्चिमी जेट प्रवाह अकेले विद्यमान होती है। ठीक। और भारतीय क्षेत्र में पूर्वी जेट प्रवाह अकेले विद्यमान होता है, या भारतीय क्षेत्र में पश्चिमी और पूर्वी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कल के उसमें है। तो इसका सही ऑप्शन है पूर्वी जेट, ऑप्शन बी। आइए देख लेते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये गलत तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। ये 2 आपको रिपीटेड मिल गए। लाल मृदा आवरण किसके कारण होता है? ये अभी रिपीटेड ही है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको पढ़ते मानो उत्तर आना चाहिए कि लौह यौगिक के कारण यह क्या होती है? लाल मृदा। ठीक है। सबसे अधिक निछालन होता है कहाँ? लेटेराइट में, लाल में, रेगुड़ में, मरू। अब देखिए मिट्टी का भी पूछा जाने लगा। तो सबसे ज़्यादा जो निछालन है वह कहाँ होता है? लेटेराइट मिट्टी। ठीक है। ये अम्लीय मिट्टी होती है, या देख लेते हैं। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण ऐसे भागों में होता है जहाँ शुष्क तथा तरल मौसम बारी बारी से होता है। ठीक है। लेटेराइट चट्टानों के टूट फूट से बनती है। यह मिट्टी उच्च भूमियों पर मिलती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूना अधिक होता है। गहरी लेटेराइट मिट्टी में लोहा ऑक्साइड और पोटास की मात्रा भी अधिक होती है। ठीक है। तो लेटेराइट मिट्टी के बारे में समझ लिए। लाल मिट्टी के बारे में ऊपर देखिए, तो मिट्टी का भी एक एक से आप अध्ययन देखते जा रहे हैं। मृदा विक्षालन बड़ी समस्या है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों में, अफ्रीकी सवाना में, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में, या ऑस्ट्रेलियाई डाउन्स में। कहाँ है सबसे ज़्यादा? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। वर्षावन क्या होता है? मूसलाधार वर्षा से विश्व के उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेश मृदा विक्षालन की समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि यह लगभग पूरे वर्ष यहाँ वर्षा होती हैं और बड़ी बड़ी बूंदें पड़ती हैं यहाँ। इसी वजह से क्या होती हैं? बहुत यहाँ मिट्टी का निक्षेप होता है।
अगला है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? उत्तर पश्चिमी भारत और गंगा क्षेत्रीय पश्चिमी बंगाल, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत, पश्चिमी और दक्षिणी भारत, या उत्तर भारत के मैदान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पश्चिम और दक्षिण भारत। कपास यहीं सबसे अधिक होता है। पश्चिमी और दक्षिणी भारत में कपास क्या होता है, सर्वाधिक उत्पादन होता है। गुजरात नंबर 1 पर है। अब नया डाटा में बदले लेकिन ज़्यादातर गुजरात ही कपास में नंबर 1 रहता है। इकोनॉमी समझ लीजिए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं कर्नाटक आदि राज्यों में कपास का उत्पादन किया जाता है। लाल मिट्टी बहुत पाई जाती है इस क्षेत्रों में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चीकम गूलर शर्करा उत्पादन के लिए सुविख्यात है और मांड्या काफ़ी उत्पादन क्षेत्र के लिए रूप में विख्यात है। अब देखिए दोनों प्रश्न आपने देखा, एक दो या दोनों में से कोई नहीं, तो दोनों उलट दिया है इसने प्रश्न को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। ठीक है, चीकम गूलर जो है वो काफ़ी के लिए विख्यात है, उल्टा हुआ क्वेश्चन है। मांडवा जो है वह चीनी के लिए। ठीक है, दोनों उल्टा कर दिया है इसने। निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? जूनिपर, महोगनी, सिल्वर फर या स्प्रूस। तो महोगनी नहीं है। आइए इसकी व्याख्या देख लें कि महोगनी कैरोबियन, मध्य व दक्षिणी अमेरिका में मिलने वाले वृक्षों की एक प्रजाति है, हिमालय में यह नहीं पाई जाती है। भारत में से निम्न में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में सबसे अधिक? अब ये तो गलत किसी से नहीं होना चाहिए कि पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण, उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, या उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। तो सदाबहार बहुत कम है, ये जान रहे हैं, यहीं से कैंसिल हो गया। पर्वत भी बहुत कम है, यहाँ भी कैंसिल हो गया। सदाबहार है लगा, तब ये ऐसे ही अगर बुद्धिमत्ता से अगर आप थोड़ा भी मौसम को जानेंगे तो ऑप्शन सी ही सही होगा। ठीक है, आज देख लेते हैं कि भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन बहुत बड़े भाग में फैले हैं। यह दक्कन के पठार के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, हिमालय के निम्नवर्ती ढालों, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार बहुत बड़े क्षेत्र पर है। भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है, यानी ये किसी राज्य के बारे में पूछ रहा है। यह उसी स्थान पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरणांतर्गत है। अब ये अगर आपने देखा होगा कि वन सबसे अधिक कहाँ है तो उससे भी कर लेंगे। 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक के ऊपर युक्त है? तो यह कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान से समीप है, 80%। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई होती है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो आप जानते हैं इसमें हम ही लोग माहिर हैं, ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? नलकूपों से। यहाँ कुल सिंचाई का 70% जो होता है वह नलकूप से ही होता है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है क्या? अभी ऊपर भी इसको हमने देखा था, गांधी सागर बांध, भाखड़ा बांध, या हरिके बैराज, या गोविंद वल्लभ सागर बांध। तो रिपीटेड ही है, ऊपर हमने देखा था मतलब एक्सप्लेनेशन में, तो आपको आना चाहिए कि हरिके बैराज, ऊपर चर्चा हुई थी अभी। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके बैराज के निकट व्यास एवं सतलज नदी के संगम पर है। इस नहर की कल्पना बीकानेर राज्य के सचिव एवं मुख्य अभियंता किसने? सी कंवर सेन द्वारा की गई। मुख्य नहर की लंबाई 204 किलोमीटर है। इस नहर को मरुगंगा के नाम से भी, वेरी इंपॉर्टेंट, मरुगंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। पहले इस नहर का नाम क्या था? राजस्थान नहर। निम्न में तांबा, सोना, लोहा, कोयला का सही क्रम, मतलब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तांबा, खेतड़ी, कोलार, कुंद्रेमुख, झरिया। ठीक है, तो खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, कुंद्रेमुख सोने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन डी, इसे ही आपको पता चल जाएगी। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन ए, कोलार की खाने सोना के लिए, कुंद्रेमुख जो है वह कर्नाटक में लोहा के लिए मशहूर है। ठीक है, सॉरी गलती हो गई। तो राजस्थान की खेतड़ी खाना से तांबा है, कर्नाटक की कोलार की खाने स्वर्ण सबसे अधिक यहीं पाए जाते हैं, कर्नाटक में ही। कुंद्रेमुख कर्नाटक की जो खान है वह लोहा के लिए, तथा झारखंड की झरिया खान जो है वह कोयले के उत्पादन के लिए। तो ये सही क्रम है आपका। प्रायद्वीपीय भारत के चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? गन्ने का प्रति हेक्टेयर उच्च उत्पादन, उच्चतर सुक्रोज, लंबी पेराई अवधि, या प्रायद्वीप में अधिकांश मुख्यतः पूर्वी तट के समीप स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ही होगा कि विगत कुछ वर्षों में भारत की चीनी मिलों की संख्या दक्षिण और पश्चिम राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। और उसका कारण क्या है? कि मुख्य कारण है गन्ने में अधिक, मतलब यहाँ के जो गन्ने हैं वो अधिक मीठे होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से अब जनजाति के बारे में पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? असम मीरी, नागालैंड कोन्याक, अरुणाचल अपटनी, मध्य प्रदेश लंबांडा।
तो ऑप्शन डी सही नहीं है। मध्य प्रदेश में लंबाड़ा जनजाति नहीं है। लंबाड़ा जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में नहीं। अगला है हमारा प्रश्न, तो स्क्रॉल करने पे फिर जनजातियाँ देखिए, बहुत बढ़िया सेट किया है सर ने कि आपको हिमालय, नदियाँ, पहाड़, सोर्सेज, अब जातियाँ भी अगर आप करेंगे तो लगभग सारी जातियाँ यहाँ से हो जाएंगी। प्रदेशों में किस केंद्र प्रदेशों में और जनजाति के लोग किस में रहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली, दमन और दीप या लक्षद्वीप? तो ऑप्शन इसमें जो सही है वो है आपका ऑप्शन ए, जौनसारी वगैरह भी यहीं पाए जाते हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य जनजाति कौन है? औज, और ये शिकार और संग्रहण पर निर्भर है तथा निग्रोटो प्रजाति से संबंध रखते हैं। ठीक है। निम्नलिखित, ये देखिए सैम्पेन जनजाति भी आ गई, यह भी महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो नीलगिरी में पाई जाती है, निकोबार में, स्पीति घाटी में, लक्षद्वीप पे तो निकोबार में पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? थारू मध्य प्रदेश में है, अदी अरुणाचल प्रदेश में है, इरूला केरल में है, या सहरिया जो जनजाति है वह कहाँ है? राजस्थान। सही नहीं है थारू, सहरिया तो है। आइए देख लेते हैं। थारू जनजाति नेपाल और भारत के तराई क्षेत्र में यानी बिहार और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में नहीं। ये दीपावली को शोक मनाते हैं। ठीक है, थारू जनजाति के लोग। इनके अलावा यह लोग उत्तराखंड में भी निवास करते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। दीपावली देखिए है भी दीपावली के शोक के पर्व, कई एग्जाम में यही पूछा गया है। अब जनगणना भी दे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या की वृद्धि नकारात्मक दर्ज की है? वाह, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड है क्या? नागालैंड। अब आप देखते ही लगा देंगे कि ऑप्शन डी, नागालैंड का ऋणात्मक वृद्धि है। आप देख सकते हैं। स्त्री पुरुष अनुपात के संबंध पूछे हैं कि राज्यों का सही अवरोही क्रम। मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो ऑप्शन सी सही है इसका। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कि लिंगानुपात जो संबंध है भारतीय राज्यों का सही अवरोही क्रम यही है। जनगणना से अब देखिए प्रश्न, तो हर पोर्शन को सर ने बहुत अच्छे तरीके से कराया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? साक्षरता दर 65 से बढ़कर 74 हो गई। केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। साक्षरों की वृद्धि में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन डी ही इसका गलत होगा, महिलाओं की वृद्धि ज़्यादा हुई है। ठीक है, ये सही, ये सही, ये सब सही ऑप्शन है। तो आपके 3 प्रश्न एक हिसाब से देखिए तैयार हुए। महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, जो वृद्धि हुई है 2011 में। 2001 की तुलना में पुरुषों की साक्षरता दर 29% रही है, जबकि महिलाओं में कितने बढ़े हैं? लगभग 50%, 46.67। अगला है कि फिर से कि भारत की जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है? निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर, बढ़ती जन्म दर और बढ़ती मृत्यु दर, या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर? तो कई भाग हैं, तो तीसरे का यह है कि उच्च जन्म दर है लेकिन मर कम रहे हैं। यही है इसके वृद्धि का प्रमुख कारण। ठीक है, कि जन्म ज़्यादा हो रहे हैं, मृत्यु दर कम हो रही है। नागालैंड में ही आपने देखा एक नकारात्मक देखने को मिला, बाकी हर जगह क्या है? पॉजिटिव है। अब पश्चिम घाट में निम्नलिखित दर्रों पर विचार कीजिए। अभी इस दर्रों में ऊपर ही हुआ था, अगर एक भी दर्रा अगर आप जान गए तो आपका हो जाएगा। थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट। उत्तर से दक्षिण, तो पाल जी सबसे दक्षिण में थे, 2 सबसे लास्ट में आ गया, तो पहला और दूसरा ऐसे ही कट गया। अब बचते हैं कि बी सही है कि सी सही है। तो सबसे पहले भोर घाट, फिर थाल घाट, फिर पाल घाट। ऑप्शन बी, सॉरी, पहले थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट। ऑप्शन बी इसमें सही हो गया। आगे बढ़ते हैं कि कर्क लेखा में निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? बिहार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो आप जानते हैं कि बिहार से यह नहीं निकलती है। ऑप्शन ए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड। यही वीर से मित्र पर गमछा झाड़ ट्रिक आप जान ही रहे होंगे, ये ट्रिक। अगला है कि क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल से ऑप्शन डी ही सही है। सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। जो सिंपल हैं उसे हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, आप कर भी रहे होंगे। कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? देखिए सिंपल प्रश्न इसलिए इस तरीके से बताया जा रहा है कि आप इसे करिए ज़रूर, क्योंकि यही प्रश्न अगर गलत होंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन नहीं लगाता है? गुजरात, हरियाणा, असम या झारखंड। तो आप देख रहे हैं हरियाणा भी बीच में लगा हुआ है, गुजरात और असम साझा करते हैं, हरियाणा और झारखंड। तो आइए देख लेते हैं, यानी 2 और 4, ऑप्शन सी।
असम कहाँ है? बांग्लादेश भूटान से लगता है। गुजरात कहाँ है? पाकिस्तान से। निम्नलिखित राज्य की जो राजधानियाँ हैं उनसे पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। अगरतला, ईटानगर, शिलांग, कोहिमा। ठीक है, अगर आप जान रहे होंगे कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। तो सबसे पूर्व की को और कौन सा होगा? ईटानगर, यानी दो, सॉरी दो नहीं, हाँ पहले क्या होगा? अगरतला। आइए देख लेते हैं। तो इसका जो सही होगा, सबसे पहले अगरतला, फिर क्या होगा? शिलांग होगा, फिर क्या होगा? ईटानगर होगा, फिर क्या होगा आपका? कोहिमा। अब कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस क्षेत्र में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? उत्तरी पूर्वी भारत में, उस उत्तरी पश्चिमी भारत के क्षेत्र में, पश्चिमी घाट का पौना विमुखी भाग। तो ऑप्शन सी केवल 2 और 3, यानी उत्तरी पश्चिमी भारत के क्षेत्र और पश्चिमी घाट का पौनामुखी। स्टेपी जलवायु में निम्न और अनियमित वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी भारत में या तो प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है या बहुत ठंडी जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि मानसून ब्रेक या विराम का संबंध मानसून ट्रफ की गति से संबंधित है, और मानसून प्रत्यावर्तन या वापसी की तुलना में मानसून की शुरुआत एक अधिक क्रमिक प्रक्रिया होती है। ऑप्शन आपके पास है 1, 2, 1 और 2 या दोनों में से कोई नहीं। तो ऑप्शन 1 सही है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह एक ऐसी घटना होती है जिसे ब्रेक विराम की प्रवृत्ति कहते हैं। इस प्रकार इसमें आर्द्रता और शुष्कता की क्या होती है? अवधि पाई जाती है। मानसून वर्षा एक बार में कुछ दिनों के लिए ही होती है। मानसून में यह विराम मानसून ट्रफ की गति से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए, यही पूछा है। विभिन्न कारणों से ट्रफ और उसकी धुरी उत्तर या दक्षिण की ओर स्थानांतरित होती रहती है, जो वर्षा की स्थानीय वितरण को निर्धारित करता है। मानसून की वापसी या पीछे रह हटना एक क्रमिक प्रक्रिया है। जेट स्ट्रीम के बारे में पूछ रहा है, पिछले लेक्चर में भी हुआ है जेट स्ट्रीम के बारे में। जेट स्ट्रीम जो है वायुमंडल में सबसे तीव्र हवाएं हैं। ये सर्दियों में तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं जब उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण और ध्रुवीय वायु धाराओं के बीच तापमान का अंतर इनका अधिक होता है, या ये ग्रीष्मकालीन में मानसून को हिंद महासागर में लाने में मदद करती हैं। तो कौन सी इसमें सही है आपको यही देखना है। 1, 2, 1, 3, 2, 3, एक तो स्क्रॉल करने पे आगे बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन डी 1, 2, 3। आइए व्याख्या देख ले कि जेट स्ट्रीम सबसे तीव्र हवाएं होती हैं। इनकी गति 129 से 225 किलोमीटर होती है। ये कभी कभी 450 किलोमीटर प्रति की रफ्तार तक लगभग पहुंच जाती हैं। यह उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण और ध्रुवीय वायु धाराओं के बीच तापमान का अंतर इनमें अधिक होता है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादातर समय 2 जेट धाराएं प्रवाहित होती हैं। एक क्या होती है? एक उष्णकटिबंधीय जेट धाराएं लगभग 30 डिग्री अक्षांश पर, और एक ध्रुवीय वातराग जेट धारा जिसकी स्थिति ध्रुवीय और समशीतोष्ण हवाओं के बीच सीमा के साथ बदलती रहती है। ठीक है, तो सब पूरा का पूरा इसमें जेट धाराओं के बारे में एक्सप्लेन है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। अब चक्रवात के बारे में पूछा गया है कि ये मुख्य रूप से भारत में शीतकालीन के महीने में आता है, और ये भारत के तटीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का कारण बनता है। कौन से सही है? तो ऑप्शन 1 ही सही है इसमें, ऑप्शन ए देख लेते हैं। यह शीतकाल के महीनों की मौसमी परिघटना है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पछुआ पवनों के साथ आते हैं, और ये पछुआ पवनों के साथ ही आप लोग देखेंगे राजस्थान, पंजाब वगैरह में बारिश होती है, और आमतौर पर भारत के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में मौसम प्रभावित करते हैं। कई एग्जामों में डायरेक्ट पूछ चुका है। ठीक है, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसून के दौरान ही साथ में अक्टूबर नवंबर में यह आते हैं। ठंडियों में बारिश जो होती है इन्हीं की वजह से। तो आप देख रहे हैं मौसम के बारे में सब चीज़ें फैक्ट इसमें बता दिया है सर ने प्रश्न उत्तर के माध्यम से। मानसून के आगमन और प्रभाव को निम्नलिखित में से कौन से कारक प्रभावित करते हैं? गंगा के मैदान पर ग्रीष्मकाल में आरटीसीजी का स्थानांतरण, भूमि और जल का ताप और शीतलन में अंतर, ग्रीष्मकाल में तिब्बती पठार का गर्म होना, और ग्रीष्मकाल में भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर पूर्वी उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम की उपस्थिति। तो ये आप भी ऊपर देखें, ये कारण होता ही, अर्थात ये ऑप्शन डी ही सही होगा इसका। चारों आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। इसकी चारों हैं, बहुत लंबा है, आप समझ लीजिए कि चारों व्याख्याएं हैं इसकी। अगला है, यदि उत्तर पश्चिमी भारत पर उच्च दाब विकसित होता है तो हो सकता है। उच्च दाब अगर होगा तो क्या स्थिति बनेगी वह पूछा है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून धाराओं का आकर्षण, क्षेत्र में तापमान में अचानक वृद्धि होगी, शुष्क हवाओं का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होना, या क्षेत्र में गरज के साथ मूसलाधार वर्षा होगी। तो इसका जो सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन सी, स्क्रॉल करने पर दिख गया। शीत ऋतु के में कम तापमान के कारण उत्तर पश्चिमी भारत पर उच्च दाब विकसित हो जाता है।
इसके विपरीत दक्षिण भारत, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर क्या होता है, निम्न दाब पाया जाता है। इसलिए हवाएं उत्तर पश्चिम से कहाँ पर चलती हैं, दक्षिण पूर्व की ओर। अगला है, फिर मानसून से ही पूछा है कि उत्तरी हिंद महासागर में ग्रीष्म और शीतकाल के बीच महासागरीय धाराओं की दिशा पूर्णतः उलट जाती हैं। ऐसा क्यों होता है कि मानसूनी हवाएं दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर दिशा बदलती हैं और पछुआ पवनें दक्षिणी पूर्व एशियाई क्षेत्र से आने वाली पूर्वी पवनों के विपरीत कमज़ोर हो जाती हैं। कौन सा इसमें सही है, यही आपको पूछा है। एक सही है, दो सही है, या दोनों, या एक और दो में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। आइए व्याख्या देख लेते हैं कि हिंद महासागर की धाराएं जो होते हैं भूभाग के कारण परिवर्तित हो जाती हैं, वो मानसूनी हवाएं हैं। यह वर्ष में 2 बार मानसून की धारा जो होती है दिशा पूरी तरह ये उलटती हैं। मानसून पवनें मौसम के अनुसार अपनी क्या करती हैं, दिशाएं बदलती रहती हैं। और दक्षिणी मानसून पवनें क्या होती हैं, दक्षिणी पश्चिमी गर्म होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में मानसूनी पवनें दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं और नतीजा क्या होता है कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिमी की ओर की यह प्रभावित होती हैं। मुख्य धारा भारत के तट के साथ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की ओर चली जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये किसी मौसम के बारे में बता रहा है, कौन सा मौसम है इसमें। अरे यार, तापमान साल भर अधिक रहता है, आर्द्र मौसम छोटा और शुष्क मौसम लंबा होता है। तो ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं वो दिख गया, तो ऑप्शन बी के ही हैं, यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु के हैं। दैनिक तापांतर भी अधिक होता है और वृक्ष वाले घास के मैदान पर्णपाती में पाए जाते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु ये ब्राज़ील के अमेजन के जंगल के उत्तर और दक्षिण में, और दक्षिण अमेरिका, सूडान और मध्य अफ्रीका के दक्षिण में, बोलीविया और पराग्वे के आसपास के हिस्सों में पाई जाती हैं। वार्षिक वर्षा यहाँ बहुत कम होती है। मौसम छोटा होता है, शुष्कता अधिक गंभीर होने के कारण शुष्क मौसम लंबा होता है। पूरे वर्ष तापमान यहाँ अधिक रहता है। शुष्क मौसम में तापमान की दैनिक सीमाएं सबसे अधिक होती हैं और जलवायु में पर्णपाती वन और वृक्ष वाले घास के मैदान पाए जाते हैं। सर्दियों के दौरान ठंड उत्तर भारत पर उच्च दाब का निर्माण करती है, जो मानसूनी पवनों को दक्कन के पठार के दक्षिण की ओर ढकेलती हैं, और निवर्तन मानसून के दौरान भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर वर्षा होती है। एक सही है, दो, दोनों, या एक और दो, तीन। अब ये प्रश्न आपसे गलत नहीं होने चाहिए, आप इतनी बार एक्सप्लेनेशन हो चुका, तो ऑप्शन सी दोनों सही है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि सितंबर के आसपास सूर्य के तेज़ी से दक्षिण की ओर विस्थापित होने के साथ भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तरी भूभाग तेज़ी से क्या होता है, ठंडा, और उत्तर भारत का हवा का दबाव जो होता है बनना शुरू हो जाता है, और हिंद महासागर उसके आसपास का जो वातावरण होता है वह गर्म हो जाता है। इसके कारण ही क्या होता है, ठंडी हवाएं हिमालय और भारत की गंगा मैदान पर दक्षिण में हिंद महासागर के। तो ये रिपीटेड प्रश्न है, ये आपके अब गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, वीडियो यही बनाने का लक्ष्य था कि प्रायद्वीपीय नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोगों ने एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, तो ये जब वीडियो बन रही है तो आपको 100% सही होना ही चाहिए। नहीं हो रही है तो आप में कमी है, ये ध्यान रखिएगा। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों का जलमार्ग छोटा और उथला होता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ एक बड़ी संख्या मौसमी है, क्योंकि उनका प्रवाह वर्ष भर वर्षा पर निर्भर है। ये हिमालय की नदियों की तुलना में बहुत कम अवसाद ले जाती हैं। सभी प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं। अब इसमें पूछा कौन से सही हैं, 1 2 3, 1 3 4, 1 2 3 4, 1 2 4। अब ये कई बार प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बताया गया है, बहुत एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सभी चीज़ें उससे मिलती हैं। ठीक है, अवसाद कम ले जाती हैं, तभी वह डेल्टा नहीं बनाती, आप जान ही रहे हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 सभी सही हैं इसके। और अरब सागर में गिरती हैं, छोटी होती हैं, वर्षा पर निर्भर होते हैं। कई बार इस पर चर्चा कर चुका हूँ ऊपर, ये गलत नहीं होने चाहिए वैसे प्रश्न आपसे। दामोदर नदी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दामोदर छोटा नागपुर, अरे ये दिख ही रहा है, चलिए ठीक है। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर स्थित है। यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। बराकर और शारदा इसकी प्रमुख सहायक नदी है, तो यह भ्रंश घाटी से होकर निकलती है, यही इसमें सही है। आइए देख लेते हैं कि छोटा नागपुर पठार दामोदर जो है पूर्वी किनारे पर स्थित है। यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है और अंत में हुगली में ही मिल जाती है। बराकर इसकी प्रमुख सहायक नदी है। शारदा नहीं है, इसलिए गलत हुआ, बराकर है, याद रखिएगा। शारदा किसकी नदी है सहायक, महाकाली की, जो उत्तराखंड के कालीगढ़ या कालीगंगा भी कहा जाता है। नदी भारत के साथ नेपाल की सीमा करती है साझा। कौन, शारदा, महाकाली नदी।
निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ कावेरी की सहायक नदी नहीं है? कावेरी की कौन सी नहीं है? कामनी, मंजरा, लोकपावनी, भवानी या कोयना? 1 2 3 4, 1 3 4 5, 1 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कोयना किसकी है नहीं इसकी। आइए इसी की है, देख लेते हैं। 1 3 4, तो आइए देखते हैं कावेरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन है। अब इसकी सारी सहायक नदियाँ यहाँ बता दी गई हैं। सिमसा है, हेमवती है, होन्नुहोल है, अर्कावती है, कपिला, लक्ष्मण, ताबी, तीर्थ, कामिनी, लोकपाइनी, भवानी, नायल और अमरावती। ठीक है, तो इसमें कोयना भी नहीं है। ठीक है, हमने बताया। तो सी ऑप्शन इसमें क्या है, भीमा और कोयना कृष्णा की सहायक नदी है। मंजरा का है, गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है, तो इसका ऑप्शन ये गलत है। कोयना भी नहीं है। ठीक है, मंजरा गोदावरी की है, तो 2 और 5 नहीं है। ठीक है, बाकी तो इसी की सहायक नदी है, वो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो आप सही कर लीजिएगा। कावेरी नदी बेसिन के अब प्रॉपर कावेरी नदी के बारे में पूछा है आपकी। अब ये गलत नहीं होने चाहिए, सभी से एक अपेक्षा करता हूँ। नदी का उद्गम कहाँ है? महाबलेश्वर के पास पश्चिम घाट से होता है। नदी बेसिन कर्नाटक, केरल और तमिल राज्यों को कवर करती है। नदी को दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी माना जाता है। नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन से सही है? 2 4, 1 2 4, 2 3 4 या अगला क्या है 1 2 3 4। तो इसमें जो जानने वाली बात है कि कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, आप जानते हैं। ठीक है, ये यहाँ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी है? गोदावरी है, तो ये इस वजह से आपका गलत होगा। कर्नाटक कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है कर्नाटक में कावेरी नदी। दक्षिण भारत में गोदावरी सबसे बड़ी नदी है, फिर कृष्णा है, फिर तीसरे नंबर पर कावेरी है। और नदी बेसिन 3 राज्यों से निकलती है। सही है कि तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, इसलिए सही है। अगला है प्रायद्वीप नदियों की विशेषता। निश्चित प्रवाह, बहाव की अनुपस्थिति और जल के गैर बारहमासी प्रवाह की विशेषता है। इसके लिए जो यह दिया गया है, कौन जिम्मेदार है? प्रायद्वीपीय नदियों का लघु मार्ग, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में तीव्र ढाल, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कठोर चट्टानें स्थित है। तो ये आप जानते हैं तीनों चीज़ें हैं, तो ये तीनों कारण होंगे। कठोर चट्टानें, खड़ी ढलान और छोटे मार्ग का अर्थ है अवसाद कम होना, तभी डेल्टा नहीं बनती, एस्च्यूरिची बनाती है। इसलिए नदियाँ अपना मार्ग नहीं बदलती हैं। इनके अलावा कठोर चट्टानों के कारण क्षरण नहीं हो पाता। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेसिन उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, जो 20 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ के अक्षांशों के बीच है। यह नदी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में प्रवाहित होती है। तो आप समझ सकते हैं इसमें कौन सा सही है, 1 2 दोनों में से कोई नहीं। तो भाई अरब सागर में तो नहीं जाती ना, तो पहला ही सही होगा, ऑप्शन ए। आप देखने में ही समझ जाएंगे। नदियों की सहायक नदियाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। ये कहाँ है? 20 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और कहाँ? केवल बंगाल की खाड़ी में। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इंडो गंगा मैदान की अधिकांश नदियाँ वृक्षाकार रूप में आपस में मिलती हैं। वृक्षाकार प्रतिरूप एक ऐसे क्षेत्र में विकसित होता है जिसमें अत्यंत विविध चट्टानी संरचनाएं पाई जाती हैं। कौन से सही नहीं है? ठीक है, तो दूसरा सही नहीं है। ये देखिए, ये सेक्शन भी इन्होंने कम कि कैसी आकृति बनाती हैं, तो ये कैसी वृक्षाकार आकृति बनाती हैं, लेकिन चट्टान नहीं है, अर्थात बी सही नहीं है, यही पूछा है इसमें। ठीक है, वृक्षाकार जल निकासी प्रतिरूप एक पेड़ की तरह दिखाने वाली शाखा है। इतनी नदियाँ आपस में आके यहाँ मिलती हैं कि ये वृक्षाकार माहौल बना देती हैं। ठीक है, अधिकांश नदियाँ वृक्ष के समान है। ठीक है, विशाल क्रिस्टलीय चट्टानें या मिट्टी से युक्त मैदान होती हैं, डेल्टा बनाती हैं। आप अपने ऊपर देख चुके हैं इस पर। अगला प्रश्न है हमारा कि अरब सागर जल निकासी और बंगाल की खाड़ी जल निकासी किसके माध्यम से अलग होती है? दिल्ली रिज, अरावली या सह्याद्री? आपके पास 1 2 1 3 या 1 2 3, तो तीनों है। ठीक है, तीनों कारण होते हैं। देख लीजिए कि भारतीय जल निकासी प्रणाली को विभिन्न आधारों पर विभाजित किया जाता है। जल के निर्वहन के आधार पर ये निम्नलिखित वर्गीकृत किया जाता है। अरब सागर जल निकासी, बंगाल की खाड़ी जल निकासी, या दिल्ली रेंज, अरावली और सह्याद्री के मध्य एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बहुत तेज़ तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन ये क्विक रिवीजन है तो इतना तो बनता है। आप बस अपना ध्यान से इसे देख लीजिए, आप भी फॉरवर्ड करके देखिएगा। कौन सी नदियाँ जो भ्रंश में बहती हैं? दामोदर है, लूनी है, माही है, नर्मदा है। और आप इतनी बार रिपीट हो चुका है कि अभी गलत नहीं होना चाहिए आपसे। ठीक है, 1 2 3 3 4, 1 3 4, 1 2 3 4, तो दामोदर बहती है, माही, नर्मदा, ये सब ऑप्शन सी। भ्रंश मतलब 2 पहाड़ियों के बीच में जो नदियाँ बहती है। ठीक है,
नर्मदा ताप्ती आप जानते ही हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं भ्रंश में। हिमालय नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथन है। ये क्या है? यह नदियाँ अनुवर्ती जल निकासी प्रतिरूप के लिए उदाहरण है। विषम पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाली नदियाँ लंबे जलमार्ग से बहती हैं और शीर्ष की ओर कटाव और नदी अपहरण का अनुभव करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ की तुलना में यह युवावस्था में है। ठीक है, 1 2 2 3, 1 3 या 1 2 3, तो 2 और 3 युवा होती हैं, ये आप जानते ही हैं। दक्कन के पठार, अब पठार के भागों के बारे में पूछ रहा है कि संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। क्या है यहाँ कि यह पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय और कायांतरिक चट्टानों से निर्मित है। सही, सॉरी आप बताएंगे इसके। इस क्षेत्र की जलवायु उत्तर में अर्ध शुष्क से लेकर अधिकांश क्षेत्रों में अलग अलग आर्द्र और शुष्क मौसम में उष्णकटिबंधीय होते हैं। इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। कौन सही है? तो 1 और 2 सही है, पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं होता। ठीक है, दक्कन का पठार पश्चिम पठार उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ियों, उत्तर पूर्व में हजारीबाग और राजमहल पहाड़ियों, पश्चिम में पश्चिम घाट और पूर्व में पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। ये पूरा दक्कन पठारों का है। भारतीय उपमहाद्वीप में इसका आकार क्या है? त्रिभुजाकार। पश्चिमी किनारा क्या है इसका? ऊंचा है। ठीक है, ऊंचा है और इसका ढाल पूर्व की बंगाल खाड़ी ओर है। इस क्षेत्र की जलवायु उत्तर में अर्ध शुष्क से लेकर अधिकांश क्षेत्र में अलग अलग आर्द्र और शुष्क मौसम में उष्णकटिबंधीय होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रायद्वीपीय पठार को बहुत उपयोगी माना जाता है, क्यों? इसका कारण क्या है? यह लावा पठार आमतौर पर उपजाऊ काली मिट्टी से समृद्ध है। यह एक वैश्विक जैव विविधता हॉट स्पॉट है। ऐसा तो है नहीं। यह भारत के अधिकांश पर्वतों की तुलना में छोटा है और इसमें परिदृश्य परिवर्तन की अधिक संभावना है। इसमें सही क्या है? ऑप्शन 1 और 2। दक्षिण पठार में भाई काली कपास मिट्टी के लिए है, तो ये है। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय पठार में ही स्थित है और दक्कन का पठार भारत की सबसे पुरानी चट्टानों से निर्मित है। यह हिमालय से भी पुरानी है। ठीक है, तो तीसरा क्या था कि अधिकांश छोटा है। भारत, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के उत्तरी मैदान के संबंध में पूछा, उत्तरी मैदान के बारे में। आप देखिए कि जो क्षेत्र बटे हुए हैं उसकी विशेषताओं के बारे में भी सर ने विस्तृत रूप से करा दिया है। मूल रूप से यह भूसन्नतीय अवसाद है। उत्तरी मैदान यह हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाए गए तलछटों से निर्मित है। ये कई बार आप देख चुके। इन मैदानों में जलहेड़ निक्षेपों की औसतन गहराई 1000 से 2000 मीटर के बीच है। तो इसमें जो सही उत्तर है ये सभी अगर आप देखेंगे तो उत्तरी मैदान की विशेषता ही है, ऑप्शन डी। आइए देखते हैं, डी ही। हाँ, तो आइए इसकी व्याख्या देख लें। भाई ब्रह्मपुत्र गंगा नदियाँ ये अपना गाद लाती हैं। तीसरे चरण के दौरान अधिकतम विकास हुआ। धीरे धीरे हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाए गए तत्क्षण निक्षापित हो गए। जड़ों निक्षेपों की अस्थायी गहराई कितनी है? 1000 से 2000 मीटर के बीच। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कि महाद्वीप सिर्फ एक महाद्वीप से जुड़े हुए भूमि के निकाय हैं। द्वीप समूह द्वीपों का एक समूह है। इसमें से कौन सा सही नहीं है? यह पूछा है। 1 2 2 3, इसमें दोनों सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी। आइए व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि महाद्वीपीय द्वीप भूमि के निकाय हैं जो एक महाद्वीप के महाद्वीपीय शिल्प पर स्थित होते हैं। उदाहरण बोर्नियो, जावा, सुमात्रा, सखालियन, ताइवान और हैनान ऑफिस। अच्छा एक्सप्लेनेशन गुरुवर ने कराया है कि अरब सागर के द्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरब सागर के भारतीय द्वीप 0 डिग्री अक्षांश से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैले हुए हैं। अरब सागर द्वीप में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। यह मुख्य रूप से प्रवाल निक्षेपों पर होते हैं। सही, यानी 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी सही है इसका। 8 डिग्री उत्तर से शुरू होता है, ये आप देख ही रहे हैं, 0 से नहीं, 8 डिग्री से, और 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित नहीं है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय इसमें शामिल हैं, ये जान ही रहे हैं। और केरल तटीय क्षेत्र पर यह प्रवाल भित्ति के लिए लक्षद्वीप मशहूर है, आप जान ही रहे हैं। पूर्वी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर, फिर से वही प्रश्न रिपीटेड है, आपको गलत नहीं होना चाहिए, बस 1 आध 2 नहीं है। नल्ला मराई पहाड़ी, पलकोंडा, जवादी या नागरी। तो ऑप्शन क्या है? बी। 1 2 3 4 सही सुमेलित है। अगला है कि कौन सी चोटी है किस राज्य में है? गुरुमुख शिखर, अरावली पर्वत, सॉरी आपको पहले, माउंट सारामती नागालैंड, गुरुमुख शिखर राजस्थान, धूपगढ़ गुजरात। कौन सही है यही पूछा है। गुरुमुख शिखर तो हमने बता दिया, तो ये तो सही है। सारामती भी सही है, धूपगढ़ गुजरात में नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गारो और खासी पहाड़ियाँ भारतीय उपमहाद्वीप के प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा हैं। ठीक है, कार्बी आंगलुंग पठार के साथ मेघालय का पठार छोटा नागपुर पठार से मालंदा भ्रंश से अलग होता है। कौन से सही हैं? 1 2 2 3, 1 2 1 2, एक में से 2, दोनों में से कोई नहीं, तो दोनों सही हैं। ठीक है, गारो खासी जो पहाड़ी है इसी मतलब छोटा प्रायद्वीपीय भाग का ही बढ़ता हुआ हिस्सा है। ठीक है, तो इसके दोनों प्रश्न सही होंगे उत्तर।
ये दिया है। गारो और खासी पहाड़ियाँ उपमहाद्वीप के प्रायद्वीपीय भाग का विस्तार है। कार्बी आंग्लो पठार के साथ मेघालय पठार यानी गारो खासी जयंतिया पहाड़ों को मिलाकर छोटा नागपुर पठार प्रायद्वीपीय भारत के हिस्सा से अलग होता है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय की ऊंचाई में भिन्नता अधिक है। पूर्वी हिमालय का कोर बलुआ पत्थर से निर्मित है, लेकिन पश्चिमी हिमालय का कोर बेसाल्ट से और ग्रेनाइट से निर्मित है। कौन से सही है? दोनों गलत हैं इसमें। ऑप्शन डी सही है इसका। भिन्न नहीं है, सही है सब। महान हिमालय की असममित वलन पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? क्रोर ग्रेनाइट पाया जाता है। बारहमासी बर्फ से ढका होता है। इस श्रेणी पर कई हिमनद हैं। हिमालय की सबसे बाहरी सीम शिवालिक है। ठीक है, आप पढ़े होंगे बृहद, लघु, ट्रांस और शिवालिक। विंध्य पर्वत दक्कन के पठार और गंगा के मैदान के बीच विभाजन रेखा बनाता है। विंध्य प्रणाली की चट्टानें कीमती पत्थरों और निर्माण की सामग्री के लिए उत्पादित है। ठीक है, तो अगर आप इसका ऊपर कई देख चुके हैं तो इसका ऑप्शन सी दोनों सही है। ये आप फिर से एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऊपर कई बार चर्चा हो चुका है। अगला प्रश्न है आपका कि पूर्वी हिमालय की पर्वतमाला पश्चिमी हिमालय की तुलना में अधिक सतत है। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय पश्चिम में झेलम नदी और पूर्वी काली नदी के बीच में स्थित है। केवल एक दो या दोनों में से कोई नहीं, तो ये दोनों गलत हैं। ठीक है, हमने अभी खंड करके बताया भी था आपको। अगला प्रश्न है हमारा कि अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपथ ग्लेशियर में होता है। घाघरा नदी मिलाम ग्लेशियर से निकलती है। कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन एक ही सही है। ठीक है, घाघरा कहाँ से निकलती है? आइए देख लेते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। उसके बाद गंगा के रूप में माना जाता है। अलकनंदा का स्रोत यही है, सतोपथ ग्लेशियर। और घाघरा का उद्गम कहाँ है? ममचाजुंगो हिमनद। ये आपका अंतिम प्रश्न था। 100 प्रश्न पूरे हुए। आपका ये उद्देश्य है कि आप इसे कितनी अधिक तरीके से तेज़ी रिवीजन कर लें। आप भी इसे देखिए, बार बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। सारी चीज़ें, सारी फैक्टों को इसमें कवर किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।